नमस्कार, वेलकम टू प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी, मुखर्जी नगर, दिल्ली। आज हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और एंशिएंट हिस्ट्री में हम इतिहास का जो वर्गीकरण किए थे, तो वो वर्गीकरण तो हम देख लिए थे कि वर्गीकरण किस तरीके से और कैसे हुआ और कहाँ तक हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तक पहुँचे थे। और उसी आधुनिक भारत को देखते हुए जब हमने नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल पढ़ा था, ठीक है, तो पुरापाषाण काल भी पढ़ लिए थे, मध्यपाषाण काल भी पढ़ लिए थे और नवपाषाण काल भी पढ़ लिए थे। तो नवपाषाण काल में कृषि करना शुरू हो गया था, पशुपालन को भी शुरू किया गया था, जानवर वगैरह सब पालने शुरू हो गए थे। तो जब कृषि करना शुरू हुआ था तो उसमें जैसे कुछ जगह हैं, बुरजहोम हो गया, ठीक है, मेहरगढ़ हो गया, इनमें वही साक्ष्य भी मिले हैं कृषि के। मान लीजिए मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक जगह है, ठीक है, मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक जगह है, उसमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। अब मिले कहाँ थे? कृथर पहाड़ियों के बीच, कृथड़ की पहाड़ी है उसके ऊपर मिले थे गेहूं और जौ के साक्ष्य जो मिले हैं। वे कृषि शुरू हुआ था नवपाषाण काल में। तो मेहरगढ़ जगह पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, और वहां पर कृथर पहाड़ी के ऊपर जो मिले थे गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, है ना। तो ये जो चीजें हैं, सुलेमान की भी पहाड़ी थी और कृथर की पहाड़ी थी, इन दोनों के बीच में मिले हैं। उसके बाद बुरजहोम, बुरजहोम में देखे थे, बुरजहोम कश्मीर में है। तो मनुष्य जो था, मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता था। बुरजहोम में मनुष्य जो है जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता था, और यहां पर मनुष्य के दफनाए जाने के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, है ना, प्रमाण मिले हैं कि बुरजहोम में जब व्यक्ति, मनुष्य, मानव जमीन के अंदर गड्ढा करके निवास करता था, तो उसमें जब कुत्ते को दफनाए जाते थे, वो कुत्ते को और मानव को, जब मानव को दफनाया जाता था तो उसमें कुत्ते के भी साक्ष्य मिले थे, कुत्ते को भी साथ में दफनाया जाता था, ठीक है। जब जब कृषि करना शुरू हुए थे तो कुत्ता, जब पशुपालन शुरू हुआ, कृषि करना शुरू हुए, ठीक है। तो मेहरगढ़ में तो बता ही दिए है कि मेहरगढ़ में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के ऊपर। बुरजहोम में, बुरजहोम जो है कश्मीर में है, मनुष्य अपना अंदर जमीन के गड्ढा करके रहता था, उसमें जब मानव को दफनाया जाता था उस समय, तो उसमें कुत्ते को भी साथ में दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। अब नेक्स्ट कोल्डिवा है, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है। तो जो कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे पहले चावल के प्रमाण कोल्डिवा से मिले हैं, उत्तर प्रदेश। अब भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, यहाँ गुफाएं, गुफा जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका, उसमें गुफाओं में चित्रकारी पेंट मिली है, ठीक है। तो मनुष्य द्वारा चित्र बनाए गए, फोटो भी देखे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेहरगढ़, बुरजहोम, कोल्डिवा, ठीक है,
तो मेहरगढ़ में तो कृषि के साक्ष्य मिले थे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुलेमान कृथर पहाड़ियों के बीच। बुरज़ोम में मानव जब गड्ढा बना करके नीचे जमीन के नीचे रहता था, तो मानव को दफनाए जाने के साथ साथ उसमें कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। कोल्डवा उत्तर प्रदेश में है, उसमें चावल के प्रमाण मिले हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, अब भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, उस भीमबेटका में चित्रकारी साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो सारी चीजें जो हैं, जब पढ़े थे, शुरुआत जब हुई थी, है ना, पुरापाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल में जब कृषि वगैरह और पशुपालन हो गया, तो कृषि के साक्ष्य भी तो कहीं ना कहीं से मिले होंगे, तो वो साक्ष्य मिले हैं। तो पुरापाषाण जो काल था, पाषाण काल जो की कहानी को जब देखा जाए, तो पाषाण युग को हम 3 युगों में बांटे थे काल में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये चीज थी। तो आज हमारा ये करने के बाद आज हम नया टॉपिक जब शुरू करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, इतिहास को हम बताए थे, तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत को ही उठाते हैं, प्राचीन भारत को ही हम बता दिए थे। अब उसमें आज हमारा जो टॉपिक है, और वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता इसको IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे बोलते हैं। तो सिंधु घाटी देख ही रहे हैं कि ये सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी से संबंधित है। तो सिंधु नदी आपको पता ही है कहाँ से जा रही है, पाकिस्तान, पंजाब, है ना। तो वहां से रिलेटेड ये सभ्यता होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे तरीके से देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। तो भारत का अगर इतिहास को अच्छी तरीके से शुरू किया जाए, तो वो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। ठीक है। और इतिहास ही भारत का सिंधु सभ्यता से ही शुरू होता है एक्चुअली। इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं, नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व, है ना, 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में 2500 ईसा पूर्व ये फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है। जो वर्तमान में जानी जाती है वो पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जानी जाती है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है। तो कब? 2500 ईसा पूर्व।
साल पहले की बात कर रहे हैं कि इसको पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी ये। तो ये जो चीजें हैं, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके समय में मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की सबसे 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से अधिक उन्नति थी, है ना। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके भारत का जो इतिहास शुरू होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू होता है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सभ्यता के समय मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, है ना, ये सारी सभ्यताएं रही हैं। ये चीजें हैं। और दुनिया की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, और सभी में बड़ी होने का भी ये दावा करती है। ये सभ्यता सभी सभ्यताओं में से बड़ी होने की दावा करती है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हम अच्छे तरीके से, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली। कौन से नदी पर? ये जो सभ्यता है सिंधु नदी तट पर। सिंधु नदी तट पर मिली और इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिंधु नदी पर मिली है और ये पाकिस्तान और पश्चिमी भारत की बात करती है कि ओइसी के क्षेत्र में थी। तो सिंधु नदी घाटी पर ये सभ्यता मिली और इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब सिंधु नदी पर मिली तो सबसे पहले जो जानकारी निकली थी वो हड़प्पा की खुदाई से निकली थी। और जो सबसे पहले इसकी जो जानकारी निकली वो कहां से निकली? हड़प्पा की खुदाई से। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जो सबसे पहले जो जानकारी निकली थी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से, है ना। किसकी खुदाई से? हड़प्पा की खुदाई से निकली थी। हड़प्पा की खुदाई से निकली थी ये सभ्यता। और जब हड़प्पा की खुदाई से निकली तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया। हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहने लगे हम लोग, है ना, कि खुदाई भाई जब सिंधु घाटी जो सिंधु नदी पर मिली इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। लेकिन जो सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो जानकारी हड़प्पा की खुदाई से मिली थी और ये हड़प्पा भी नाम इसका हड़प्पा की खुदाई के लिए रख दिया था, है ना, क्योंकि उसकी खुदाई हड़प्पा में हुई सबसे पहले, इसलिए उसका नाम हड़प्पा की खुदाई के। और ये रावी नदी के तट पर खुदाई हुई थी। कहाँ? रावी नदी के तट पर। कौन सी? रावी नदी।
रावी नदी पर इसकी क्या हुई थी, खुदाई हुई थी। ठीक है, रावी नदी के किनारे इसकी हड़प्पा की जब खुदाई हुई तब यहाँ से ये चीजें मिली, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। इसका जो विकास माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितना इसका विकास का जो काल है, विकास का जो समय है वो कितना है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कितना है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास माना गया है ना। तो ये चीजें देखी गई हैं एक लाइन में कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है, सिंधु नदी पर मिली है। इसका जो क्षेत्र है पाकिस्तान और पंजाब का क्षेत्र रहा है इसका जो पहली जानकारी मिली थी वो हड़प्पा की खुदाई से मिली, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। इसका जो विकास काल रहा है, विकास काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। समझे? तो ये जो चीजें हैं वो हम बता दिए किस तरीके से हैं। आगे जब देखते हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता और शहरी सभ्यता भी कही गई है। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता और शहरी सभ्यता भी इसको कहा गया है। आगे 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली जानकारी दी थी, है ना। 1826 में चार्ल्स मेसन ने कब, 1826 में किसने दी, चार्ल्स मेसन ने पहली जानकारी। चार्ल्स मेसन ने पहली जानकारी दी थी 1826 में, और 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय पहली जानकारी जब दी गई थी 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा। फिर 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन से, भारतीय विभाग के कौन, महानिदेशक, कौन, महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय सर जॉन मार्शल किसके, जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की थी। किसने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। है ना। तो ये चीज याद रखना कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली जानकारी दी, उसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी क्या खोज की थी। समझे? तो ये जो चीज है वो मोटा मोटी हम समझ चुके हैं कि ये किस तरीके से और कैसे है। आगे देखते हैं कि ग्राफ के द्वारा
के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां से कहां तक भारत में या पाकिस्तान में इसका लगभग कितना विस्तार रहा है ना। तो देख लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना। ये ग्राफ से समझाते हैं हम। तो इधर पूरब है, तो पूरब का यूपी ले लीजिए। यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर, ठीक है। क्या है? आलमगीरपुर है, और ये हिंडन नदी पर है। किस पर? हिंडन नदी पर स्थित है। हिंडन नदी पर पूरब में आलमगीरपुर तक लेकर के यूपी का आलमगीरपुर में हिंडन नदी तक इसका क्षेत्र है, ठीक है। पश्चिम में देखते हैं। पश्चिम में बलूचिस्तान। क्या? बलूचिस्तान, यानी यहां पर क्या है? सुत के गेंडोर। और ये पाकिस्तान का क्या है? बलूचिस्तान। पाकिस्तान का एक जगह है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान एक जगह है, ठीक है। और ये दास्क नदी पर है। किस पर है? दास्क नदी। नदी लिख दे रहा हूं। ये तो एक उसकी दृष्टि से हो गया, इसका विस्तार जो फैला है। लेकिन इंडिया में पूछे आपसे कि इंडिया में इसका विस्तार कहां तक है, तो इंडिया में इसका जो विस्तार है वो देसलपुर तक है। देसलपुर, याद रखना कहां तक है? देसलपुर तक। तो यूपी में आलमगीरपुर हिंडन नदी पर इसका विस्तार है। पश्चिम में सितके गोंडोर जो है पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, और दास्क नदी पर स्थित है। दास्क नदी पर सितके गोंडोर है, वहां तक इसका विस्तार है। और इंडिया में देखा जाए, लोग यहां तक याद रखते हैं, लेकिन पश्चिम में इंडिया का भी जो हिस्सा है वो क्या है? देसलपुर। कौन सा है? देसलपुर तक है। आगे हम उत्तर की बात करते हैं। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा। कौन सा है? मांडा। ठीक है। और दक्षिण में देमाबाद, महाराष्ट्र। दक्षिण में क्या है? देमाबाद, यानी महाराष्ट्र। और ये गोदावरी नदी, कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और ऊपर चिनाब नदी है। चिनाब नदी।
अब देख लेते हैं कि ये इसका जो विस्तार रहा है, तो ये इसका विस्तार कितने से कितने किलोमीटर तक विस्तार रहा है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का। तो जो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक देखा जाए तो लगभग 1400 किलोमीटर, ये वाला कितना है, 1400 किलोमीटर। और पूरब से लेकर के पश्चिम तक देखा जाए तो ये है 1600 किलोमीटर। कितना है, 1600 किलोमीटर है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार रहा है, उसका आकार, उसका क्षेत्रफल कितना रहा है ना। तो देखिए कि इसका जो आकार है, जो इसका आकार है वो त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है इसका, त्रिभुजाकार। और लगभग इसका जो क्षेत्रफल है कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हम देखे हैं और पूरा इसका आकलन किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में यूपी के आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुतके गेंडोर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक, और इंडिया में देसरपुर तक इसका विस्तार है, जो 1600 किलोमीटर का विस्तार है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर का है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा, चिनाब नदी तक इसका विस्तार है। और इधर दैमाबाद, महाराष्ट्र, यानी दक्षिण में दैमाबाद तक, यानी महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। इसका जो आकार, साइज है वो त्रिभुजाकार है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। और इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो इसके समय में, सिंधु सभ्यता के समय में और भी सभ्यताएं थी, है ना। और भी सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन कौन सी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, समझे। किस किस की, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और सुमेरियन सभ्यता भी इसी काल की सभ्यता है।
सुमेरियन। ये जो सभ्यता है तीनों सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं नील नदी पर। है ना, नील नदी पर तीनों सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता। तो इनको पढ़ने के लिए एक ग्राफ खींच लीजिए ऐसा, और इस ग्राफ के माध्यम से बैठा लीजिए दिमाग में कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में यूपी है, आलमगीरपुर तक है हिंडन नदी। पश्चिम में सुतके गैंडोर है, दास्क नदी है। पंजाब का बलूचिस्तान, वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान जगह, सुतके गैंडोर। और इंडिया में देखा जाए तो देसलपुर। ऊपर नॉर्थ में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में मांडा, चिनाब नदी पर, और नीचे देमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार फैला हुआ है। तो ये जो विस्तार है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक 1400 किलोमीटर, और पूरब से लेकर के पश्चिम तक 1600 किलोमीटर का विस्तार फैला हुआ है। इसका जो आकार है, साइज है, वो त्रिभुजाकार है, और क्षेत्रफल जो है वो 13 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच में है। उसके समय की सभ्यताओं को हम बता दिए हैं। ये सभ्यताएं हैं। इसका जो जलीय सीमा की बात करें कि जलीय सीमा इसकी कितनी है, तो लगभग 1300 किलोमीटर की जलीय सीमा भी इससे स्थित है। तो जलीय सीमा कितनी है? 1300 किलोमीटर। समझे कितनी है? 1300 किलोमीटर इसकी जलीय सीमा है। हड़प्पा सभ्यता में लगभग 1500 स्थलों की खोज की गई थी। जब खुदाई हड़प्पा सभ्यता की पहले हुई थी तो उसमें 1500 स्थलों की खोज की गई थी। कितने की? 1500 स्थलों की खोज की गई। जिसमें से पाकिस्तान में 500 स्थल और भारत में 1000 स्थल थे। ठीक है, हड़प्पा के समय। तो ये जो सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए ग्राफ दिमाग में फोटो खींच लेना कि हमें कैसे पढ़ना है। इसको अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो शायद कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको पूरा ग्राफ देने के बाद देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं कि आईबीसी का इंडस वैली सिविलाइजेशन जब चल रहा है तो इसका सामाजिक जीवन कैसा था। उस समय लोगों का सामाजिक जो जीवन बीत रहा था वो कैसा था। सामाजिक जीवन
तो जो सामाजिक जीवन रहा है वो मात्र सत्तात्मक रहा है। कैसा? इनका जो सामाजिक स्वरूप है मात्र सत्तात्मक स्वरूप है और ये 4 वर्गों में विभाजित स्वरूप था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। और 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, 4 वर्गों में विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। योद्धा, व्यापारी, श्रमिक और विद्वान। विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा श्रमिक वर्ग। ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। सामाजिक जीवन मात्र सत्तात्मक स्वरूप का था। 4 वर्गों में बटा था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग। इनका जो भोजन हुआ करता था मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही भोजन हुआ करता था इनका। इनका जो भोजन रहा था वो कैसा था? मांसाहारी प्लस शाकाहारी, दोनों ही प्रकार का इनका भोजन था। कैसा? मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही प्रकार का इनका भोजन था। तो इनका जो जीवन था वो मात्र सत्तात्मक था। इनका जीवन इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, इस तरीके से तो जीवन शैली को देख लिए, समाज को देख लिए, इसी में से विद्वान बताए, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। भोजन इनका शाकाहारी और मांसाहारी, लेकिन उस समय इनका समाधान प्रणाली कैसा था? मानव को किस तरीके से अंतिम संस्कार करते थे? किस तरीके से, कितने प्रकार से? तो समाधान प्रणाली को देख लें। जो समाधान प्रणाली है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने व्यक्ति को 3 प्रकार से दफनाते थे, 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे आईबीसी के लोग। कितने? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से इनका क्या अंतिम संस्कार करते थे। पहला, पूर्ण समाधान। ठीक है। दूसरा, आंशिक समाधान। तीसरा, दाह संस्कार।
ये इनके समाधान थे। अब देख लेते हैं कि पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान या दाह संस्कार ये कैसे हुआ करते थे। तो पूर्ण समाधान जो होता है वो कब्र में दफनाने की परंपरा थी। कैसी थी? कब्र में दफनाने की परंपरा। जब हम कब्र में दफनाते थे उसे हम पूर्ण समाधान कहते थे। दूसरा, आंशिक समाधान की बात करेंगे। मृतकों के शरीर को, आंशिक समाधान में मृतकों के शरीर को जंगल में फेंक दिया जाता था, रख दिया जाता था, जिससे पशु पक्षी जानवर उस मांस को खा सकें, है ना, और बची हुई हड्डी को दफना सकें या जला सकें। तो जो मृतक का शरीर था, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना और जानवरों, पशु पक्षी के द्वारा मांस को खाने के बाद हड्डी को दफना देना। ठीक है, समझे? तो ये चीजें हैं आंशिक समाधान की। अब दाह संस्कार की बात करते हैं। और ये इसका है। दाह संस्कार की बात करते हैं। मृतकों को जलाने की परंपरा थी। दाह संस्कार में मृतकों को जलाने की परंपरा है। ठीक है, मृतकों को क्या है? जलाने की परंपरा है। तो ये तीनों इनके समाधान प्रणाली को समझ लिए हैं। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। पूर्ण समाधान में तो समझ ही गए थे आप कि कब्र में दफनाने का कार्य करते थे, और आंशिक समाधान में मृतक के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था। जब जंगल में रखने के बाद उसके मांस को जब खा लेते थे लोग, जानवर, तो उसका जो हड्डी बचा था उसका दफना देती थी। और दाह संस्कार में मृतक के शरीर को जला देना, उसे दाह संस्कार कहते हैं। तो ये चीजें जो थी आईबीसी के समय की कि समाधान प्रणाली को किस तरीके से देखा गया था, तो वो उसे बता दिए हैं कैसे देखा गया था। ठीक है,
लगभग 1100 स्थलों की खोज, जो 1100 स्थलों की खोज की गई है वो सिंधु व गंगा नदी के ही तट पर की गई है। कौन सी? सिंधु व गंगा नदी। कितने? 1100 स्थलों की खोज जो की गई है वो सिंधु गंगा नदी। तो इतना हम समझ लिए हैं इसको कि कैसे इसको किस तरीके से इनका आईबीसी का सिस्टम रहा है। तो आईबीसी के सिस्टम को एक बार देखें। ये आईबीसी का सिस्टम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का। इस सिंधु नदी तट पर ये सभ्यता मिली थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से होती है, इसका नाम इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया है। और इसकी खुदाई, जो हड़प्पा की सभ्यता की जो खुदाई हुई है वो रावी नदी के तट पर हुई। इसका जो विकास का जो समय है, इसका जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय माना गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। आगे देखते हैं कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली जानकारी दी थी और 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के द्वारा के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। समझे? तो ये खोज हुई थी। आगे देखते हैं कि आईबीसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक ग्राफ के तौर पर देखा गया है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक रहा है, तो पूरब में यूपी के आलमगीरपुर तक, और इधर पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान है सुत्के गैंडोर तक। अगर इंडिया में पश्चिम की बात की जाए, अगर पश्चिम में देखा जाए कि इंडिया में कहां तक है, तो वो देसलपुर तक है। कहां तक है? देसलपुर तक। और पाकिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान जगह है सुत्के गैंडोर। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के मांडा चिनाब नदी पर, और दक्षिण में देवाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। आगे देखें कि जो आईबीसी का जो सामाजिक जीवन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, तो इनका जो जीवन था वो मात्र सत्तात्मक स्वरूप का जीवन था और ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। 4 वर्गों में जीवन बटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है? और इनका जो भोजन था वो शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों तरीके का इनका भोजन था। और इनकी जो समाधान प्रणाली इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में व्यक्ति को यानी मानव को उनका अंतिम संस्कार कैसे करते थे, वो 3 प्रकार से करते थे। पहला प्रकार था पूर्ण समाधान, दूसरा था आंशिक समाधान और तीसरा था दाह संस्कार। जो पूर्ण समाधान था उसमें मनुष्य को कब्र में दफना देते थे।
और आंशिक समाधान में मृतकों के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था और उसके बाद में जब जंगल में जानवर पशु पक्षी उसके मांस को खाने के बाद जो हड्डी बचती थी उसको दफना देते थे। और दाह संस्कार में मनुष्य को जला दिया जाता है। तो ये उनका समाधान प्रणाली रहा है आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है। और 1100 स्थलों की खोज जो हुई है वो सिंधु और गंगा नदी पर ही हुई है लगभग। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारी चीजों को हम देख लिए अच्छे तरीके से। और जो हम बताए थे आपको कि हड़प्पा की खोज बात कर लेते हैं हम। हड़प्पा की खोज की क्योंकि भाई सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो हड़प्पा की जो खोज की बात करते हैं तो 1921 में पाकिस्तान का पंजाब के पूरब में हड़प्पा जगह है। 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। जो पाकिस्तान का पंजाब है उसके पूरब में हड़प्पा जगह है, वहां इसकी खुदाई होती है। और खुदाई दयाराम साहनी करते हैं रावी नदी पर। दयाराम साहनी रावी नदी पर खुदाई करते हैं जो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। कौन सा जिला है? मोंटगोमरी जिला है। और वर्तमान का पाकिस्तान का जो जिला है उसे हम साहिवाल कहते हैं। ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं 1921 में किसने? दयाराम साहनी। खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी इसकी खुदाई करते हैं 1921 में। और एक जगह जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब के पूर्व में जगह है हड़प्पा। ठीक है। और खोज कहां हुई है इसकी? रावी नदी पर। रावी नदी पर इसकी खोज हुई है। अगर अभी इसका वो देखा जाए तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसका जो जिला है मोंटगोमरी। और वर्तमान में देखा जाए अभी तो साहिवाल। समझ गए? अब भाई हड़प्पा की खुदाई तो हो गई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूरब में जगह हड़प्पा। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो जो हड़प्पा की खुदाई हुई है उसका जो डिस्ट्रिक्ट था मोंटगोमरी जिला। और वर्तमान में साहिवाल है।
तो खुदाई तो हड़प्पा की हो गई थी, लेकिन खुदाई में मिला क्या, साक्ष्य क्या क्या मिले। तो खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं वो देख लेते हैं, साक्ष्य क्या क्या खुदाई में मिले हैं। तो इसमें कई साक्ष्य मिले हैं खुदाई में। श्रमिक आवास चबूतरे मिले हैं। क्या, श्रमिक आवास, ठीक है, चबूतरे मिले हैं, है ना। चबूतरा जो होता है मिट्टी का बना लेते हैं उसको, वो चबूतरा गांव में देखते हैं चबूतरे होते हैं ना, तो वो मिले हैं। अन्नागार मिला है, अन्नागार। लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का ताबूत यानी बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी, RS-37 कब्रिस्तान, किस नाम से, RH-37 कब्रिस्तान। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, किसकी मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। अब पक्की ईंटों के आवास भी मिले हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता उन्नीस सौ 21 में खुदाई दयाराम साहनी ने की, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूरब में हड़प्पा जगह है। और जो देखा जाए वर्तमान वो मोंटगोमरी जिला था, लेकिन वर्तमान में क्या, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट हड़प्पा की। साक्ष्य जो मिले हैं, श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत, बैलगाड़ी, मातृ देवी की मूर्ति, RS-37 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इसका देख लिए हैं हम इसको। और ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता ये बड़ी है, लेक्चर बड़ा है इसका, तो इसको देख लिए हैं अभी शुरुआत इसकी। लेकिन इसके जो स्थल हैं खुदाई के, खोज के, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे मोहनजोदड़ो,
चंदूदड़ो, आमरी, लोथल, कालीबंगा। ठीक है, तो इनको जब डिटेल में पढ़ेंगे, और आज के लिए जो पढ़ाए हैं उतना काफी है, उसको अच्छे से पढ़ें और उसका डिटेल समझें। फिर स्थलों की खुदाई के बारे में बताएंगे कि स्थलों की खुदाई हुई है, किसने की है, और ये स्थल जो खुदाई हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, खुदाई के जनक कौन है, खुदाई किसने की है और खोज किसने की और अभी खुदाई चल कहाँ रही है ना। तो इस सारी चीजों को तो अब पढ़ते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्लास में इसके स्थल जो है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। प्रियदर्शी IAS अकेडमी, मुखर्जी नगर, दिल्ली।